हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज का जो सेशन है बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है आप सभी के लिए, क्योंकि आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 यानी कि बीपीएससी टीचर 3.0 जो न्यू वैकेंसी 2023 में आई हुई है फ्रेंड्स, उसके लिए ज्योग्राफी के यानी कि भूगोल के जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी सिलेबस पर आधारित प्रश्न है, बिल्कुल आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है ये सारे। इन सभी प्रश्नों को आज हम लोग एक ही सेशन में कवर करने वाले हैं। लगभग 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड ये प्रश्न है। आप पूरा सेशन लगाइए, देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाला है और इम्पॉर्टेंट तो है ही आपके लिए। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो बीपीएससी टीआरई 3.0 से संबंधित अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। एक बार सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक फटाफट किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ पर इसको शेयर कर दीजिए। आज हमारा यह बीपीएससी टीआरई 3.0 ज्योग्राफी का पहला क्लास है। एक बार सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, सेशन आज का हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 यानी कि बीपीएससी टीचर 3.0 जो न्यू वैकेंसी 2024 में आई हुई है फ्रेंड्स, उसके लिए हम लोग ज्योग्राफी के एनसीईआरटी और एससीईआरटी पैटर्न पर आधारित प्रश्नों को इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल ये सारे के सारे प्रश्न जो है आपकी एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं और पिछली बार जो बीपीएससी टीआरई 2.0 हुआ था, आप देखेंगे कि वहाँ पर इसी तरह के प्रश्न जो है पिछली बार भी पूछा गया था। बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हैं ज्योग्राफी के, और ये सारे के सारे प्रश्न जो हैं आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, खास करके क्लास 6 to 8, 9, 10 और साथ ही साथ 11, 12 के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सेशन को ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग पहले जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक फटाफट शेयर कर दीजिए। चलिए पहला प्रश्न पढ़ेंगे आज के सेशन का कि कोरोमंडल का मैदान भारत की किस दिशा में अवस्थित है। कोरोमंडल का मैदान भारत की किस दिशा में अवस्थित है। सभी लोग आंसर कमेंट करिए। देखिए, आंसर कमेंट करने से क्या होगा कि आपका बेहतरीन तरीके से रिवीजन होगा और साथ ही साथ जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, अगर आप उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है साथ साथ कवर होते चलेंगे। चलिए सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे कि कोरोमंडल का मैदान भारत की किस दिशा में अवस्थित है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं तो कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तट जो है यह कोरोमंडल तट कहलाता है। देखिए, कोरोमंडल का मैदान भारत की दक्षिणी दिशा में अवस्थित है, ठीक है, और कोरोमंडल का तट लगभग 22,800 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। कोरोमंडल का मैदान भारत की दक्षिणी दिशा में अवस्थित है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और देखिए, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तट जो है यह कोरोमंडल तट कहलाता है। और फिर सुनिए, कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का तट जो है यह गोलकुंडा तट कहलाता है। फिर गोदावरी डेल्टा से लेकर के उत्तरी तटीय भाग उत्तरी सरकार या काकीनाडा तट कहलाता है। मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का जो तटीय क्षेत्र है वो मालाबार तट कहलाता है। इन सारे पॉइंट्स को फ्रेंड्स आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए दूसरा प्रश्न करेंगे। दूसरा प्रश्न है, ये प्रश्न पिछली बार पूछा भी गया था इसी तरह का प्रश्न। देखिए, यहाँ से 3-4 प्रश्न आपका कवर होगा। प्रश्न है कि पंजाब हिमालय, खाली स्थान दिया गया है, नदियों के मध्य स्थित है। पंजाब हिमालय जो है यह किन नदियों के मध्य स्थित है। चलिए वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। बताइए सभी लोग यहाँ से आंसर कमेंट करिएगा कि पंजाब हिमालय जो है किन नदियों के मध्य स्थित है। देखिए, पंजाब हिमालय जो है फ्रेंड्स यह सिंधु और सतलज नदियों के मध्य स्थित है। यह सिंधु और सतलज नदी के मध्य में स्थित है और इसका विस्तार जो है मुख्यतः जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है ना फ्रेंड्स। और इसी कारण इसे कश्मीर या फिर हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। क्लियर, याद रखिएगा। अच्छा, ये बात हो गई पंजाब हिमालय की। अब हम बात करते हैं कुमायूं हिमालय की। यहाँ मैं लिख देता हूँ कुमायूं हिमालय की। तो देखिए, कुमायूं हिमालय की बात करते हैं तो सतलज और काली नदी के बीच, सतलज और काली नदी के बीच का जो क्षेत्र है, यानी कि इन दोनों के मध्य जो स्थित है सतलज और काली नदी के बीच, यह आपका कुमायूं हिमालय कहलाता है। काली और तीस्ता के बीच, काली और तीस्ता के जो बीच का जो क्षेत्र है उसको हम लोग नेपाल हिमालय कहते हैं, उसको हम लोग नेपाल हिमालय कहते हैं, ठीक है।
उसके बाद अगर बात करते हैं असम हिमालय की, तो तीस्ता और दिहांग नदी के मध्य जो स्थित क्षेत्र है उसको हम लोग कहते हैं असम हिमालय। तो यहाँ से आपका 4 प्रश्न कवर हुआ, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न करेंगे कि अंडमान निकोबार, देखिए अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में भारतीय मुख्य भूमि से खाली स्थान दिया गया है में स्थित है, बताइएगा राइट आंसर इसका क्या होगा। ये भी प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे प्रश्न जो है जैसे मैंने आपको बताया है कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। अंतिम समय में आपको अब रिवीजन करना है और वो भी अच्छे कंटेंट। चलिए, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में भारतीय मुख्य भूमि के किस दिशा में स्थित हैं? चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपके अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है ये बंगाल की खाड़ी में भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में स्थित है, दक्षिण पूर्व में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण पूर्व में स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखिए कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, ये भी प्रश्न बनता है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है अंडमानी, ओंगे, ठीक है ना, ओंगे, उसके बाद जारवा, जारवा भी पूछा जाता है, जारवा जनजाति, ठीक है, जारवा, सेंटिलीज, ठीक है ना, ये सब जनजाति यहाँ पर पाई जाती हैं। क्लियर ना फ्रेंड्स, याद रखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक सैम्पेन जनजाति भी पाई जाती है, सैम्पेन जनजाति ये भी यहीं पर पाई जाती है। जारवा, सैम्पेन, ओंगे, ठीक है ना, सेंटिलीज नामक जनजाति पाई जाती है, इसको आप याद रखिएगा। क्लियर ना। और देखिए भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट जो है, पिग्मेलियन पॉइंट, ठीक है ना, ग्रेट निकोबार में स्थित है, ठीक है ना, ग्रेट निकोबार में स्थित है, इसको आप जरूर ही ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित है? पूर्वी घाट में स्थित है, पूर्वी घाट में। चलिए बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, पूर्वी घाट में पूछा गया है तो महेंद्रगिरी पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित है। इसमें से देखिए महेंद्रगिरी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, महेंद्रगिरी राइट आंसर हो जाएगा, महेंद्रगिरी राइट आंसर हो जाएगा। महेंद्रगिरी जो है ये ओडिशा के गंजाम जिले में स्थित है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा डोडा बेटा और अनाईमुडी दोनों को ध्यान रखिएगा, प्रश्न यहाँ से भी बनता है। दक्षिण भारत की जो सर्वोच्च शिखर है ये अनाईमुडी है, अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है, जबकि दक्षिण भारत की दूसरी जो सर्वोच्च चोटी है ये डोडा बेटा है, डोडा बेटा, ठीक है ना, ये नीलगिरी पहाड़ी पर है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और एक बार सभी लोग प्लीज़ जल्दी से सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है? पश्चिमी तट पर स्थित, पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह। चलिए, तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके कि पश्चिमी तट पर और पूर्वी तट पर, ठीक है। तो देखिए इसमें से अगर हम बात करें पश्चिमी तट पर, तो सबसे पहले देखिए इसमें से आपका कांडला जो है ना ये पश्चिमी तट पर है। कांडला कहाँ पर है? गुजरात में है। हल्दिया जो है ये आपका कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में पड़ेगा। और पारादीप आपका उड़ीसा में पड़ेगा। ये आपके पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह हैं, ये आपके पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह हैं, ठीक है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। क्लियर ना। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंढर नाम का भूभाग किसके द्वारा बना होता है? मेंढर नाम का भूभाग, चलिए बताइएगा, मेंढर नाम का भूभाग जो है यह किसके द्वारा बना होता है? सभी लोग आंसर कमेंट करिए, बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए, जब नदियां सीधे मार्ग से न प्रवाहित होकर के टेढ़े मेढ़े रास्ते से होकर के गुजरती है, जिसके कारण छोटे बड़े मोड़ बन जाते हैं, इसी को हम लोग मेंढर या फिर विसर्प कहते हैं, ठीक है ना, मेंढर या फिर विसर्प कहते हैं, मेंढर या फिर विसर्प कहते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नदी के द्वारा, ठीक है ना, नदी के द्वारा होता है। क्लियर। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियों में से एक है? मूसी नदी। अच्छा, मूसी नदी के तट पर भारत का कौन सा शहर स्थित है? जरा एक बार कमेंट करके बताइए। तो आप सभी लोग एक बार कमेंट करिएगा। तो देखिए, हैदराबाद जो है ना यह मूसी नदी के तट पर है, और मूसी नदी जो है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कृष्णा नदी की मूसी नदी सहायक नदी है, ठीक है ना। कृष्णा की अगर अन्य सहायक नदियों की बात करते हैं तो कोयना, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, ये सभी जो है कृष्णा की सहायक नदी हैं। कृष्णा नदी जो है ये आपके महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से निकलती है, ठीक है ना फ्रेंड्स। और कृष्णा का अपवाह क्षेत्र आपका महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है। कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है कौन सा इसमें से पर्वत श्रृंखला?
सभी लोग एक बार आंसर कमेंट करिएगा। चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, दक्षिण अमेरिका में स्थित जो इसमें से पर्वत श्रृंखला है यह आपका एंडीज पर्वत श्रृंखला है। एंडीज पर्वत श्रृंखला है, यह आपका नवीन मोरदार पर्वत श्रृंखला है। ठीक है ना, नवीन मोरदार पर्वत श्रृंखला। एंडीज पर्वत की सर्वोच्च चोटी जो है ये एकांकागुआ है। एंडीज पर्वत की सर्वोच्च चोटी जो है ये आपका एकांकागुआ है। ठीक है ना, एकांका ये ग है, एकांकागुआ है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। और एंडीज पर्वत श्रेणियों के मध्य चिम्बेरेजो, कोटोपैक्सी याद रखिएगा। ठीक है ना, उसके बाद एकांकागुआ, ये सारे ज्वालामुखी हैं। क्लियर, इन सबको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, एंडीज पर्वत के दक्षिण में पेंटागोनिया का पठार स्थित है। एंडीज पर्वत के दक्षिण में पेंटागोनिया का पठार स्थित है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति किस महीने में आती है? उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति जो है यह किस महीने में आती है? चलिए सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। तो उत्तरी गोलार्ध में जो है ग्रीष्मकालीन संक्रांति जो है कब आती है, किस महीने में आती है? तो फ्रेंड्स, ये आपको पता है कि ये आता है आपका 21 जून के दिन। 21 जून के दिन, ठीक है ना, 21 जून के दिन याद रखिएगा। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के ऊपर लंबवत होता है और इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। और इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और 21 जून के दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जून राइट आंसर हो जाएगा। 21 जून आप याद रखिएगा, 21 जून करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद अगर हम बात करते हैं, एक और है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर के दिन याद रखिएगा। 22 दिसंबर के दिन जो क्या होता है, तो 22 दिसंबर के दिन सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है और इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। ठीक है ना, और इस दिन जो है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को, दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील एक गड्ढे से बनी है जिसका निर्माण उल्कापिंड गिरने से हुआ था? कौन सी ऐसी झील है जो एक गड्ढे से बनी है जिसका निर्माण उल्कापिंड गिरने से हुआ है? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर इसका क्या होगा? तो फ्रेंड्स, ये महाराष्ट्र का लोनार झील है। लोनार झील है महाराष्ट्र का। लोनार यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, जो कि एक गड्ढे से बनी जिसका निर्माण उल्कापिंड गिरने से हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। और लोनार झील जो है एक खारे पानी की झील है और इसका निर्माण किस काल में हुआ है? तो प्लीस्टोसिन काल में हुआ है। इसका निर्माण जो हुआ है ये आपका प्लीस्टोसिन काल में हुआ है। इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, लोकटक झील जो है ये कहाँ पर है? लोकटक झील, तो लोकटक जो है फ्रेंड्स ये मणिपुर में है। ठीक है। अच्छा, हुसैन सागर झील कहाँ पर है? जरा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि हुसैन सागर झील कहाँ पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी झील श्रीहरिकोटा द्वीप द्वारा बंगाल की खाड़ी से अलग होती है? कौन सी ऐसी झील है जो श्रीहरिकोटा द्वीप द्वारा बंगाल की खाड़ी से अलग होती है? चलिए बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यह जो झील है यह आपका पुलिकट झील है। पुलिकट झील है, इसको याद रखिएगा। पुलिकट झील जो है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, दोनों राज्यों में पड़ता है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए, और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देख रहे हैं वेमनाथ झील, यह कहाँ पर है? तो यह केरल में स्थित है। वेमनाथ झील केरल में स्थित है और वेमनाथ झील में केरल में वेलिंगटन द्वीप स्थित है। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा आप। चलिए, चिलिका आपको पता है यह उड़ीसा में है, खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कोलेरू झील जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कोलेरू जो है यह किस राज्य में स्थित है? कोलेरू फ्रेंड्स ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। कोलेरू कहाँ पर है? कोलेरू आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, कोलेरू आंध्र प्रदेश में है और कोलेरू झील एक रामसर स्थल भी है, इसे भी याद रखिएगा। कोलेरू झील कृष्णा और गोदावरी डेल्टा क्षेत्र के बीच में स्थित है। कोलेरू झील सर्दियों में आने वाले साइबेरियन पक्षियों का प्रजनन स्थल क्षेत्र भी है, इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए, कृष्णराज सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णराज सागर बांध को बताइए। अब बात कृष्णा की आई है तो यहाँ पर आपका कावेरी नदी पर बनाया गया है। ठीक है ना, कावेरी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कावेरी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृष्णराज सागर बांध को कावेरी नदी पर बनाया गया है। किस राज्य में? तो कर्नाटक राज्य में। ठीक है ना, किस राज्य में? तो कर्नाटक राज्य में। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला हमारा प्रश्न है
कि भारत विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग है, निकटतम पूर्ण संख्या में पूर्णांकित करें। ठीक है ना, पूर्ण संख्या में आपको बताना है। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं इसकी, तो आपको पता है कि भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। ठीक है ना, 2.4% है। तो इस तरह से अगर देखा जाए निकटतम में, तो निकटतम में आपका 2 होना चाहिए था। ठीक है ना, 2 होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में निकटतम में 2 तो कहीं दिया ही नहीं गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर ई राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, 3 पर मत लगाइएगा, क्योंकि जब 2.5 से हम आगे बढ़ेंगे तब निकटतम आप 3 पर लगा सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, और दुनिया का अगर बात करें तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से जो देश है ये आपका रूस है, फिर कनाडा है, फिर अमेरिका है। ये 3 आप जरूर याद रखिएगा। और भारत का स्थान 7वें नंबर पर आता है, इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि जो आपका फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2021 के अनुसार, उसमें देश का कुल वन क्षेत्र, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% है, इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर कौन सा शहर जो है स्थित है। बताइए, सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स यह शहर जो है यह अम्बाला है। कौन सी शहर है फ्रेंड्स, यह अम्बाला शहर है। ठीक है, याद रखिएगा, अम्बाला है। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर के निकट बोखारचू हिमानु से निकलती है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि पृथ्वी के वायुमंडल में कितने प्रतिशत जो है नाइट्रोजन गैस मौजूद है। पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का परसेंटेज पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये आपका लगभग 78% है, आपको भी पता है। ठीक है ना। ऑक्सीजन पूछा जाएगा तो आपका 21% होगा। ठीक है। आर्गन आजकल पूछा जा रहा है, आर्गन 0.93% है। ठीक है ना, इसको आप याद रखिएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को द ग्रेट बियर के नाम से भी जाना जाता है। द ग्रेट बियर के नाम से जाना जाता है किस क्षेत्र को। चलिए बताइएगा, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। करेक्ट, किस नक्षत्र को, क्षेत्र नहीं, किस नक्षत्र को, किस नक्षत्र को द ग्रेट बियर के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ जाना जाता है आपका सप्तर्षि नक्षत्र को। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए सप्तर्षि दिया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। द ग्रेट बियर को जो द ग्रेट बियर को जो है अर्सा मेजर भी कहा जाता है। ठीक है ना, अर्सा, यहाँ पर अर्सा मेजर या बिग बियर के नाम से भी इसको जाना जाता है, बिग बियर के नाम से भी इसको जाना जाता है। चलिए, ताप्ती नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवाहित नहीं होती है। ताप्ती नदी और नर्मदा नदी, मैंने आपको बताया था कि ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ये नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं, ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। और ताप्ती नदी की बात करते हैं तो यह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में प्रवाहित होती है। ठीक है ना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में, ये राजस्थान में प्रवाहित नहीं होती हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, और यह खंबात की खाड़ी में गिरती है। ताप्ती नदी सतपुड़ा और अजंता पर्वतों के बीच भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धूपगढ़ी की पहाड़ी जो है, धूपगढ़ की पहाड़ी ये किस राज्य में स्थित है। धूपगढ़ की पहाड़ी जो है यह किस राज्य में स्थित है। चलिए बताइएगा। देखिए धूपगढ़ की पहाड़ी जो है, धूपगढ़, यह आपका सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। ठीक है, और ये कहाँ पर है तो फ्रेंड्स यह मध्य प्रदेश में है। ठीक है, यह मध्य प्रदेश में है, यह आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कुलगार्डी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है। वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है ये, कुलगार्डी और कालगुरली। ठीक है ना, याद रखिएगा यहाँ पर कौन सी क्रिया संपन्न होती हैं। तो देखिए कुलगार्डी जो है ना फ्रेंड्स, यह ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया में है कुलगार्डी और कालगुरली भी, याद रखिएगा। ठीक है ना। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आपका सोना का खनन किया जाता है। ठीक है, सोना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सोना राइट आंसर हो जाएगा। कुलगार्डी पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में स्थित सोने की खान है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपका सोना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का नाम क्या है। दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिएगा प्रेरी जो है ना, प्रेरी ये आपका उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पर वेल्ड जो पड़ता है ना, वेल्ड कहाँ पर पड़ता है, वेल्ड आपका पड़ता है अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है ना, पंपास यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पंपास जो है ये आपका दक्षिण अमेरिका में है, यह आपका कहाँ पर है, अर्जेंटीना में है। ठीक है ना,
अच्छा, ये तो वेल्ड हो गया। एक डाउन्स है, डाउन्स भी याद रखिएगा। डाउन्स जो है ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। डाउन्स घास का मैदान जो है ये आपका ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, ठीक है। चलिए, और पटाना घास का मैदान भी याद रख सकते हैं, पटाना श्रीलंका में पड़ता है, ठीक है। आजकल पूछा जा रहा है तो इसको आप याद रख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ पर है। देखिए, ग्रेट विक्टोरियन और गिब्सन, याद रखिए, गिब्सन भी है और ग्रेट विक्टोरियन, दोनों मरुस्थल याद रखिएगा। ये दोनों कहाँ पर हैं? तो फ्रेंड्स, यह दोनों जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है। और देखिए, ग्रेट विक्टोरियन जो है यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक है। इसको आप जरूर याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पर देखिए ऑस्ट्रेलिया दिया गया है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित सागरों में किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? औसत लवणता, तो औसत लवणता जो है यह सर्वाधिक किसमें है? तो सर्वाधिक लवणता मृत सागर में पाई जाती है। विकल्प के अनुसार बात करते हैं क्योंकि यहाँ निम्नलिखित शब्द दिया गया है, ठीक है ना, तो इन्हीं में से चुनना होता है। वैसे वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक लवणता जो होती है ये वान झील की होती है। वान झील जो कि टर्की में है, ठीक है ना। तो अगर निम्नलिखित ना रहता तब आपका वान लगाते, मतलब इनमें से कोई नहीं लगाते, लेकिन इनमें से आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से, तो इसमें से आपका राइट आंसर मृत सागर हो जाएगा, ठीक है। मृत सागर दूसरे स्थान पर आता है और पहले स्थान पर वान झील है जो कि टर्की में है, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, तो इसमें से मृत सागर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित स्थानों को उद्योग से मिलाइए तथा नीचे दी गई कूट की सहायता से सही उत्तर का यहाँ पर आपको चयन करना है। यहाँ से आपको सही उत्तर चयन करना है। चलिए, आइए मिला लेते हैं एक बार हम लोग। स्थान दिया गया और इधर आप देख सकते हैं उद्योग दिया गया है। बेंगलुरु, तो फ्रेंड्स बेंगलुरु जो होगा ये आपका वाई1, ठीक है। और बेंगलुरु आपको पता है बेंगलुरु को किस नाम से जाना जाता है? बताइए। सिलिकॉन वैली भारत का, ठीक है। और देखिए, कोरबा जो है, कोरबा आपका हो जाएगा यहाँ पर एल्युमिनियम, ठीक है ना, कोरबा एल्युमिनियम, ठीक है। जमशेदपुर आपका लौह इस्पात हो जाएगा। और जो मलाज खंड है, मलाज खंड आपका तांबा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए तांबा राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका बेंगलुरु हो गया 3 नंबर पर, ठीक है। उसके बाद कोरबा आपका हो गया एल्युमिनियम के लिए 4 नंबर। जमशेदपुर मतलब 1 नंबर पर लौह इस्पात, तो 3 4 1 और 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो रहा है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन होता है, यानी कि पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? बताइए कौन सी पहाड़ी पर? वीवीआई क्वेश्चन है। कौन सी पहाड़ी पर जो है पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो फ्रेंड्स, यह नीलगिरी की पहाड़ी है। नीलगिरी की पहाड़ी के बारे में मैंने आपको बताया है कि यह जो है नीलगिरी की पहाड़ी, इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। और ये पहाड़ी जो है दक्षिण भारत में पश्चिमी तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्य में स्थित है, ठीक है। इनको आप याद रखिएगा। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी मैंने आपको बता ही दिया, डोडा बेटा है, और यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ नीलगिरी जैवमंडल रिजर्व का विभाग है जो कि यूनेस्को के वैश्विक जैवमंडल रिजर्व नेटवर्क में शामिल हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? तांबा उद्योग जो है ये कहाँ पर स्थापित है? तो फ्रेंड्स, आपको पता है तांबा उद्योग जो है ये राजस्थान के खेतरी क्षेत्र में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, क्लियर। अच्छा, तारापुर में परमाणु ऊर्जा गृह है, ठीक है ना, परमाणु ऊर्जा केंद्र है। और टीटागढ़ जो है, टीटागढ़ ये कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। टीटागढ़ याद रखिएगा, टीटागढ़ कागज के लिए प्रसिद्ध है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि भारत के निम्नलिखित भागों में से, देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि द्रविडियन जो आपके प्रजाति हैं ये मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित हैं? भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित हैं? चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, द्रविडियन प्रजाति जो है यह मुख्यतः जो है दक्षिण भारत में है। कहाँ पर? ये मुख्यतः दक्षिण भारत में है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि लौह एस्को में से, निम्नलिखित लौह एस्को में से वेलाडीला में किसका खनन होता है? वेलाडीला जो है यह खनन पूछा गया है, बताइए वेलाडीला किस राज्य में है? तो वेलाडीला जो है ना फ्रेंड्स, याद रखिएगा सबसे पहले कि यह छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला में है। छत्तीसगढ़ आप याद रखिएगा वेलाडीला की खान। और यह जो है आपका लौह एस्क के लिए फेमस है
और लॉस्क में यहाँ पर हेमेटाइट लॉस्क का खनन होता है, हेमेटाइट का, हेमेटाइट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हेमेटाइट। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। अच्छा, लौह उत्पादन में दुनिया में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो लौह उत्पादन में चाइना प्रथम स्थान पर है। ठीक है ना। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है। तो केसर का उत्पादन जो होता है, अब राज्य नहीं, आप इसको अब केंद्र शासित प्रदेश कह सकते हैं। ठीक है ना, ये जम्मू कश्मीर में। और विश्व में सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन जो होता है यह आपका ईरान में होता है। ठीक है, ईरान में होता है। केसर दुनिया का सबसे महंगा मसाला होने के कारण इसे रेड गोल्ड भी कहा जाता है, इसे रेड गोल्ड भी कहा जाता है। ठीक है ना, दुनिया का सबसे महंगा मसाला होने के कारण इसे रेड गोल्ड भी कहा जाता है। केसर जो होता है यह पौधे के पुष्प का जो वर्तिकाग्र से होता है, वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। इन सबको फ्रेंड्स आप ध्यान रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा और भागीरथी कहाँ जो है मिलकर के गंगा नदी बनाते हैं? अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलकर के गंगा नदी बनाते हैं? बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग बताइए इसका आंसर। तो फ्रेंड्स देखिए, देवप्रयाग में, कहाँ पर? देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलकर गंगा नदी बनाते हैं। ठीक है, देवप्रयाग भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, इसे भी आप याद रखिएगा। और यह जो देवप्रयाग है अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर है। ठीक है, चलिए राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, देवप्रयाग। ठीक है ना फ्रेंड्स, देवप्रयाग करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा जो है बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है? किस भू आकृति के द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है? चलिए राइट आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए, यह जो है आपका सोमेश्वर की पहाड़ी है, सोमेश्वर की पहाड़ी। ठीक है, याद रखिएगा, बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणी का विस्तार है और इसके उत्तर में सोमेश्वर श्रेणी है, जिसका शीर्ष भाग बिहार एवं नेपाल की सीमा पर स्थित है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए सोमेश्वर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। चलिए और इसके बात करते हैं तो त्रिवेणी नहर से भिखना थोड़ी दर्रा तक फैली इस क्षेत्र की लंबाई कितनी है? लगभग 75 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? चलिए सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। तेल नदी जो है यह किसकी सहायक नदी है? तो तेल नदी जो है यह महानदी की सहायक नदी है। किसकी है? महानदी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन में देखिए महानदी दिया ही नहीं गया है। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन में से ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? बिहार के क्षेत्र में, बिहार के क्षेत्र में किससे सिंचाई होती है? चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर आपका त्रिवेणी नहर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में सुन लीजिए। त्रिवेणी नहर जो है यह आपके बिहार में चंपारण जिले से त्रिवेणी नामक स्थान से निकाली गई है, पश्चिम चंपारण जिले से। ठीक है, और त्रिवेणी नहर जो है पूछा जाएगा किस नदी से, तो गंडक के बाएं तट से निकाली गई है, गंडक नदी के। ठीक है ना, और त्रिवेणी नहर का निर्माण कार्य 1909 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छपरा और गोपालगंज को जोड़ता है? छपरा और गोपालगंज को जोड़ता है। तो फ्रेंड्स देखिए यह जो है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 85 है, जो छपरा और गोपालगंज को जोड़ता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित जिलों में 2001 से 2011 के दौरान कहाँ पर जो है जनसंख्या वृद्धि हुई थी? यानी कि आप कह सकते हैं दशकीय जनसंख्या वृद्धि। कौन सा जिला है जहां पर जो है 2001 से 2011 के दौरान बिहार की जो जनसंख्या है, जनगणना है 2011 वाला, उस पर मैंने अलग वीडियो कराया हुआ, उसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स बताइए कि कौन सा वह जिला है जहां 2001 से 11 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? तो यह जिला जो है यह आपका कौन सा जिला है? यह आपका मधेपुरा है। मधेपुरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, मधेपुरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मधेपुरा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है ना, इसको आप जरूर याद रखिएगा। चलिए बिहार में निम्नलिखित में से कौन जो है रेशम वस्त्र उत्पादक केंद्र है? रेशम वस्त्र उत्पादक केंद्र बिहार में, तो बिहार में आपको पता है कि जो भागलपुर शहर है ना उसको सिल्क सिटी बिहार का कहा जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए भागलपुर राइट आंसर हो जाएगा इसका, भागलपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और रेशम जो है, रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सेरीकल्चर कहलाता है, सेरीकल्चर, इसको आप जरूर याद रखिएगा। देखिए काली क्रांति संबंधित है, काली क्रांति, काली क्रांति किससे संबंधित है फ्रेंड्स? काली क्रांति जो है ये आपका कच्चे तेल के उत्पादन से संबंधित है, कच्चा तेल उत्पादन से, ठीक है ना। मत्स्य उत्पादन ये आपका नीली क्रांति है, ठीक है ना, नीली क्रांति। उर्वरक उत्पादन, उर्वरक उत्पादन अगर आपसे पूछा जाएगा तो बताइए। अच्छा भूरी क्रांति किससे संबंधित है, जरा आप बताइए तो मुझे। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, ठीक है, ये सब आपको पता भी है। चलिए भूरी क्रांति किससे संबंधित है बताइए, मैंने तो आधा बता ही दिया था। चलिए भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र की मिलें हैं? सूती वस्त्र मिल जो है ये सबसे ज़्यादा किस राज्य में है बताइए। और सबसे पहला सफल आधुनिक जो है सूती मिल का कारखाना 1854 में मुंबई में जो है कावास जे डाबर के द्वारा खोला गया था। इस चीज़ को आप याद रखिएगा 1854 में। और सबसे ज़्यादा जो है महाराष्ट्र राज्य में ही सर्वाधिक सूती वस्त्र की मिलें हैं, ठीक है। और वस्त्र उत्पादन में भी यह राज्य अग्रणी है, इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से नकदी फसल इसमें से कौन सी नहीं है? नकदी फसल नहीं पूछा गया है, बताइएगा नकदी फसल इसमें से कौन सी नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा आपका ज्वार जो है ना, ज्वार नकदी फसल नहीं है। बाकी देखिए जूट, मूंगफली, गन्ना, तंबाकू, कपास, चाय, ये सभी जो है नकदी फसल के उदाहरण है। ज्वार जो है ना, ज्वार आपका मोटा अनाज के अंतर्गत आता है और ज्वार एक खरीफ फसल है, खरीफ फसल के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न आ गया कि वसंत विषु होता है। एक वसंत विषु है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक वसंत विषु है और एक शरद विषु है, ठीक है ना। एक वसंत विषु है और एक शरद विषु है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से सुने, विषु क्या होता है, जिसको कि अंग्रेजी में इक्विनॉक्स बोलते हैं। यह पृथ्वी पर वह स्थिति है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है और सर्वत्र जो है दिन और रात बराबर होता है। एक बार मैं और रिपीट करता हूँ, विषुवत जो है, विषु जो है इक्विनोस, वह स्थिति होती है पृथ्वी पर जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है और सभी जगह सर्वत्र जो होता है दिन और रात बराबर होते हैं। और यह कंडीशन बनता है कब? तो यह कंडीशन बनता है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 23 सितंबर को और 21 मार्च को, 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च वाला जो दिन होता है ना, 21 मार्च वाला, इसको हम लोग वसंत विषु कहते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और वसंत विषु के बाद मैंने एक और नाम बताया था शरद विषु, तो 23 सितंबर वाले कंडीशन को हम लोग शरद विषु बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दिए गए दरों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सही नहीं पूछा गया है, बताइएगा इसमें से कौन सा सही नहीं है। सभी लोग एक एक करके मिला लीजिएगा, बताइए कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा वारालाचा और शिव किला और रोहतांग दर्रा भी साथ साथ याद रखिएगा, ये आपका हिमाचल प्रदेश में, ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। उसके बाद देखिएगा कि थांगला, नीति और लिपुलेख, थागला, ठीक है ना, ये आपका हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये आपके उत्तराखंड में है, ठीक है ना। माना दर्रा भी उत्तराखंड में है, याद रखिएगा। तो ये आपका गलत हो गया दोनों, तो यही दोनों सुमेलित नहीं है, तो 2 और 3 राइट आंसर होगा। देखिए जोजिला और बुर्जिल ये जम्मू कश्मीर, और देखिए नाथुला और जेलेजपला ये सिक्किम, ये इंपॉर्टेंट है, नाथुला और जेलेजपा ये आपका सिक्किम, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों सही हैं, ये दोनों गलत हैं, तो इसीलिए आपका दूसरा और तीसरा राइट आंसर होगा। चलिए भरतपुर में स्थित जो है पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? भरतपुर में स्थित, चलिए बताइए राइट आंसर इसका। तो फ्रेंड्स ये आपका राजस्थान में पड़ता है और इसका नाम क्या है? केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम है, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा एक घाट प्रभा पक्षी अभयारण्य है, घाट प्रभा पक्षी अभयारण्य अगर आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ पर है घाट प्रभा, तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा, ये आपके कर्नाटक में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? निम्नलिखित में से आपको बताना है। फ्रेंड्स बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप जो है ये आपकी माजुली नदी द्वीप है, ठीक है, माजुली नदी द्वीप है। और याद रखिएगा फ्रेंड्स, माजुली द्वीप
असम में स्थित है। ठीक है, असम में स्थित है। और देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना के नाम से बांग्लादेश में बहने वाली मुख्य नदी है, इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए माजुली राइट आंसर होगा इसका। चलो उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? आर्थिक कारक नहीं है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला, बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा पानी की उपलब्धता जो है ये आपकी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है, पानी की उपलब्धता। ठीक है ना, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक में रोजगार के अवसर और जीवन यापन व्यय की लागत आते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा औद्योगिकीकरण और शहरीकरण आ जाएगा। ठीक है, जल, मिट्टी, खनिज ये भौगोलिक कारक हैं जनसंख्या वितरण के, ये आर्थिक कारण नहीं है, इसीलिए यहाँ पर पानी ये आपका आर्थिक नहीं आएगा, जल, मिट्टी और खनिज भौगोलिक कारक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन कहलाती हैं। ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन जो है ये क्या कहलाती हैं? चलिए बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदान में जो पवन बहती है उसको लू कहा जाता है। ठीक है, लू कहा जाता है। और लू का प्रकोप जो होता है ये मई जून महीने में उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा होता है। अच्छा, एक काल बैसाखी यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसका आंसर तो लू हो जाएगा। काल बैसाखी जो है यह बंगाल और उसके आसपास के क्षेत्र में तेज गति से चलने वाली स्थानीय तूफान है। काल बैसाखी बंगाल में चलती है, चेरी ब्लॉसम कर्नाटक में चलता है, मैंगो सावर केरल कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में चढ़ता है, इससे आप याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? भारतीय शिखर इसमें से सबसे ऊंचा कौन सा है, बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स ये आपका कंचनजंगा हो जाएगा, इसमें से ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है, याद रखिएगा। भारत का सबसे ऊंचा शिखर K2 जो वर्तमान में पाक अधिकृत क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है, भारत का है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से किसका हिस्सा है? मेघालय जो है आपका पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से किसका हिस्सा है? किसका हिस्सा है, बताइए। तो फ्रेंड्स ये आपका असम का हिस्सा है। ठीक है ना, असम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, असम का हिस्सा है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, असम का हिस्सा है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है कि पेरियार नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर स्थित है? पेरियार नेशनल पार्क जो है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है? देखिए पेरियार जो है फ्रेंड्स ये आपका केरल में पड़ता है। ठीक है, केरल में पड़ता है, याद रखिएगा। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद तमिलनाडु की बात करते हैं तो आपने वेदांतगल सुना होगा, वेदांतगल अभयारण्य ये आपके तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, पंचमढ़ी अभयारण्य पूछे जाए तो मध्य प्रदेश में पड़ेगा। ठीक है, नल सरोवर पूछेगा तो गुजरात में पड़ता है, नल सरोवर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर स्थित है? सुल्तानपुर जो है ये कहाँ पर स्थित है, चलिए बताइए। सुल्तानपुर जो है फ्रेंड्स ये आपका हरियाणा में पड़ता है। ठीक है ना, हरियाणा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सुल्तानपुर। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा चंद्रप्रभा मैंने आपको बताया है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि पैथन यहाँ पर देखिए जैकवाड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो जापान की मदद से पूरा किया गया है किस नदी पर स्थित है? पैथन जो है यह किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स यह आपका किस नदी पर स्थित है, बताइए। यह आपकी गोदावरी नदी पर है, गोदावरी नदी पर है। ठीक है ना, इसको आप याद रखिएगा, गोदावरी नदी पर है, इसको आप याद रखिएगा। प्राणहिता, पेनगंगा, व्यानगंगा सब आपकी इसकी सहायक नदी हैं। चलिए तो यहाँ पर गोदावरी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ेंगे और ये महानदी पर हीराकुंड बांध है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का पहला कैशलेस द्वीप कौन सा है? भारत का पहला कैशलेस द्वीप, ठीक है ना, कैशलेस द्वीप, कैशलेस द्वीप बताइए कौन सा है भारत का पहला कैशलेस द्वीप? तो देखिए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत मणिपुर के करंग को देश का पहला कैशलेस द्वीप घोषित किया है। मणिपुर का ये करंग द्वीप है। ठीक है ना, चलिए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस बताइएगा। तो फ्रेंड्स ये प्रत्येक वर्ष 22 मई के दिन अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च के दिन जो है आपका जल दिवस मनाया जाता है।
22 अप्रैल के दिन पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 22 मई के दिन अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए 15 दिसंबर के दिन क्या मनाया जाता है, तो 15 दिसंबर के दिन भी याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किसके बीच में स्थित है। माउंट एवरेस्ट जो है ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, 8,848.86 मीटर, 8,848.86 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। आप इसे जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। और विश्व की यह सबसे ऊंची चोटी है और यह आपके नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेपाल में इसे सागर माथा और तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, चोमोलुंगमा के नाम से तिब्बत में इसको जाना जाता है, चोमोलुंगमा, लुंगमा, ठीक है ना, इस नाम से तिब्बत में इसको जाना जाता है। चलिए, और एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो बछेंद्री पाल है, इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है। पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है। चलिए बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा, सभी लोग आंसर कमेंट करिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे अगर बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय पृथ्वी की बात करते हैं तो यह आपका कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर है। ठीक है ना, कैस्पियन सागर राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से कैस्पियन सागर विश्व का सबसे बड़ा झील है। ठीक है, और सुपीरियर झील अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बैकाल झील दिख रहा है आपको। बैकाल झील जो है विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल, और यह साइबेरियाई क्षेत्र रूस में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है। इस मानसून को जो है, इस मानसून का क्या कहा जाता है। सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार यह जारी रहती है, इसे मानसून का क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मानसून प्रोफोस्ट बोलते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए मानसून प्रोफोस्ट दिया गया है, यानी कि फटना। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। कौन सा देश जो है भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो वैसे 7 देश हैं जिसके साथ भारत स्थलीय सीमा साझा करता है, और इन 7 देशों में से सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो साझा करता है ये फ्रेंड्स बांग्लादेश से करता है, और सबसे कम करता है अफगानिस्तान के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश के साथ। उसके बाद जो है भारत चीन के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित, देखिए भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है, मतलब सबसे ज़्यादा अंतर किस स्थान पर। तो देखिए भारत में जो है थार मरुस्थल में दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए थार मरुस्थल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किरचॉफ का जो नियम है, आपने फिजिक्स पढ़ा होगा, किरचॉफ के नियम के अनुसार उष्मा का अच्छा अवशोषक उष्मा का अच्छा परावर्तक भी होता है। ठीक है ना, उत्सर्जक भी होता है, अवशोषक उत्सर्जक भी होगा इसका। तो आप इस तरह से इसको ध्यान रख सकते हैं। देखिए थार मरुस्थल को ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है। ओमान की राजधानी आपको पता है, ओमान की राजधानी जो है ये मस्कट है। क्या है, ओमान की राजधानी आपका मस्कट है। मस्कट ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ठीक है ना, इसको आप याद रखिएगा। क्लियर, ओमान की राजधानी मस्कट है। बहरीन की राजधानी मनामा है, बहरीन की राजधानी मनामा है, और ये मालदीव की राजधानी माले है। ठीक है ना, मालदीव की राजधानी माले है। चलिए, और रूस की राजधानी कहाँ पर है, रूस की राजधानी जो है ये मॉस्को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्र यानी कि टाइम जोन में विभाजित किया गया है। विश्व को कितने प्रमुख टाइम जोन में विभाजित किया गया है, बताइए। तो विश्व को जो है टोटल 24 टाइम जोन में विभाजित किया गया है। 24 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर फ्रेंड्स, ये आपके भारत का मानक समय देशांतर है। ठीक है ना, इसको आप याद रखिएगा। चलिए, सबसे ज़्यादा टाइम जोन जो है ये रसिया में है। देखिए जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है, जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है। देखिए जियोडेसी की बात करते हैं तो देखिए जियोडेसी वह विज्ञान है जो किससे संबंधित है। जरा एक बार यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अभी मैंने आपको बताया है कि 82.5 डिग्री
पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय देशांतर है, और भारत का मानक समय देशांतर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से गुजरती है। तो ये राज्य आप याद रखिएगा, ठीक है। अभी आइए अगला प्रश्न है, जियोडेसी विज्ञान की वह शाखा है या विज्ञान है जो संबंधित है। तो जियोडेसी जो है, जो पृथ्वी के आयाम की माप से संबंधित है, पृथ्वी के आयाम की माप से संबंधित है। देखिए, भूभौतिकी और गणित की वह शाखा जो उपर्युक्त मापन एवं प्रक्षेपण के आधार पर पृथ्वी के पृष्ठ पर स्थित बिंदुओं की सही सही त्रिविम स्थिति निर्धारित करता है, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है हमारा कि महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत जो है ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? चलिए बताइए। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है यह, और यह आपका सिद्धांत जो है महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत, ये आपका वेगनर के द्वारा विकसित किया गया था, वेगनर के द्वारा विकसित किया गया था। इसको आप ध्यान रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेगनर के द्वारा विकसित किया गया था। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेंगे कि सुंड्रा ट्रेंच जो है यह किस द्वीप के समानांतर स्थित है? सुंड्रा ट्रेंच, सुंड्रा ट्रेंच जो है यह किस द्वीप के समानांतर स्थित है? सभी लोग आंसर बताइए। देखिए, सुंड्रा ट्रेंच जो है यह आपके सुमात्रा द्वीप के समानांतर है, सुमात्रा द्वीप के, ठीक है ना। सुंड्रा ट्रेंच को जावा गर्त के नाम से भी जाना जाता है, सुंड्रा ट्रेंच को जावा गर्त के भी नाम से जाना जाता है, और यह सुमात्रा द्वीप के समानांतर है, ठीक है। और सुंड्रा ट्रेंच है कहाँ पर? तो फ्रेंड्स ये हिंद महासागर में अवस्थित सबसे गहरा गर्त है, हिंद महासागर में। अच्छा, विश्व का सबसे गहरा गर्त पूछा जाएगा तो ये आपका कौन सा होगा? मैरियाना ट्रेंच है, मैरियाना गर्त है, जो कि आपका प्रशांत महासागर में है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स फ्रेंड्स आप याद रखिएगा। तो ये मैंने आपको सुंड्रा ट्रेंच बताया। उसके बाद बात करते हैं आपका, मैंने अभी आपको मैरियाना ट्रेंच बता दिया। अब एक और ट्रेंच का नाम याद रखिएगा, यह ट्रेंच है टोंगा ट्रेंच, यानी कि टोंगा गर्त। टोंगा गर्त कहाँ पर है? तो टोंगा गर्त जो है यह आपका दक्षिण प्रशांत महासागर में है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि एक प्रभावी कोरियोलिसिस बल किस कारण होता है? चलिए, एक प्रभावी कोरियोलिसिस बल जो होता है ये किस कारण होता है? सभी लोग आंसर कमेंट करिए। तो देखिए, एक प्रभावी कोरियोलिसिस बल जो होता है यह पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। कोरियोलिसिस बल एक आभासी बल होता है जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। और कोरियोलिसिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में वायु की गति की दिशा दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में वायु की गति की दिशा जो है ये बाईं ओर मुड़ जाती है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में किधर? दाईं ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। उत्तरी गोलार्ध में किधर? तो दाईं ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में किधर? तो बाईं ओर, ठीक है ना। तो ये आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, और कोरियोलिसिस बल का अधिकतम प्रभाव ध्रुव पर होता है। कहाँ पर होता है? कोरियोलिसिस बल का अधिकतम प्रभाव ध्रुव पर होता है, ठीक है। इसको आप जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है, ठीक है, यानी कि सीमा नहीं सटता है मृत सागर के साथ। देखिए, मृत सागर जो है ये आपका इजराइल, जॉर्डन और फिलिस्तीन से संबंधित है। मृत सागर के पूर्व में जॉर्डन, पश्चिम इजराइल और फिलिस्तीन आता है, ठीक है। जॉर्डन नदी मृत सागर में जल का प्रमुख स्रोत होता है, यही स्रोत है, मतलब आपका मृत सागर के जल का प्रमुख स्रोत जॉर्डन नदी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेबनान राइट आंसर हो जाएगा, जॉर्डन, इजराइल और मैंने एक नाम बताया था फिलिस्तीन, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इल्मेनाइट, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इल्मेनाइट जो है भारत की तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित एक खनिज है, ठीक है ना। इसका यह किसका खनिज है? इल्मेनाइट किसका खनिज है? सीधे बताइए आप, इल्मेनाइट किसका खनिज है? इल्मेनाइट जो है ना यह आपके खनिज है टाइटेनियम का। किसका? टाइटेनियम का है। इल्मेनाइट एस्क से टाइटेनियम प्राप्त किया जाता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। और थोरियम मुख्य रूप से मोनाजाइट और लिमोनाइट से प्राप्त होता है। मोनोजाइट से थोरियम, आप याद रखिएगा, मोनोजाइट से, यहाँ मैं लिख देता हूँ मोनोजाइट से थोरियम, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें।
चलिए बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए अधिकांश हिमालयी नदियाँ 12 मासी होती हैं, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर होती हैं। तो यहाँ पर आपका दिया गया है सही, हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा होता है। ये भी यहाँ पर आपका सही है, प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते से अधिक क्षरण का कारण बनती है। नहीं, प्रायद्वीपीय नदियाँ हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते में कम क्षरण के कारण बनती है। तो ये आपका गलत दिया गया है। तो पहला और दूसरा यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना। चलो उसके बाद देखिएगा कि गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है। ये प्रश्न बीपीएससी में पूछा जा चुका है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। गंगा के मैदान को एक खाली स्थान दिया गया के रूप में वर्णित किया गया है। तो फ्रेंड्स इसको वर्णित किया गया है जियो सिंक्लाइन के रूप में, जियो सिंक्लाइन के रूप में वर्णित किया गया है। जियो सिंक्लाइन शब्द का प्रयोग ऐसे लंबे और अपेक्षाकृत संकीर्ण महासागरीय घाटियों के लिए किया जाता है जिसमें अवसादों का जमाव लंबे समय से जारी है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और गंगा के मैदान को जियो सिंक्लाइन के रूप में सर्वोत्तम रूप में वर्णित किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है। एक मीठे पानी की झील इसमें से कौन सी है। इसमें से एक मीठे पानी की झील जो है कौन सी है। चिल्का और सांबर, ये खारे पानी की झील है। ठीक है ना। चिल्का उड़ीसा में पड़ेगा और सांबर आपका राजस्थान में पड़ेगा। यहाँ पर आपका उलर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है। सबसे कम घनत्व किस ग्रह का है, बताएंगे सभी लोग इसका आंसर। सबसे कम घनत्व जो है किस ग्रह का है। तो देखिए शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है और सबसे ज़्यादा घनत्व जो होता है ये आपका पृथ्वी का है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि शनि का घनत्व होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा है कि देखिए पश्चिम सिंहभूम में स्थित चिरैया जो है, यह सबसे प्रसिद्ध विशेषता इसकी क्या है। चिड़िया या चिरैया, चिड़िया भी कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा इस तरह से चिड़िया। ठीक है ना। चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। पश्चिम सिंहभूम में, पश्चिम सिंहभूम में, सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा यह आपका लौह अयस्क खनन के लिए फेमस है। ठीक है ना, लौह अयस्क खनन राइट आंसर होगा। चिड़िया भारत के जो है आपका झारखंड राज्य के पश्चिम सिंहभूम जिले में स्थित है, इससे आप याद रखिएगा। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी है। पट्टी सीमा परियोजना किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी हुई है। सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। पट्टी सीमा परियोजना, देखिए पट्टी सीमा परियोजना जो है ये कृष्णा और गोदावरी नदी के एकीकरण से जुड़ा हुआ है। पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना भारत की पहली नदी जोड़े वाली परियोजना है जो गोदावरी को कृष्णा से जोड़ती है। पट्टी सीमा सिंचाई परियोजना आंध्र प्रदेश में शुरू की गई। ठीक है ना फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से देखिए कि कौन से कथन एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में सही दिया गया है। ठीक है ना, उत्तर सही उत्तर का चयन करना है यहाँ से। एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में सही दिया गया है, एस्कर और ड्रमलिन के संदर्भ में। देखिए फ्रेंड्स एक ड्रमलिन एक लंबी पहाड़ी या टीला है जिसे एक ग्लेशियर का बर्फ की चादर के ऊपर से आकार दिया गया है। एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में जो सही है, एस्कर क्रूड ब्रेडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं, ड्रमलिन ज़्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं और एस्कर ग्लेशियरों की धाराओं द्वारा निर्मित होता है, ड्रमलिन ग्लेशियरों की क्रिया के द्वारा उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर एक, दो और चार यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 4 जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ दिया गया है, बी में दिया गया है। ठीक है। चलो उसके बाद देखिएगा कि भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है। भूमिगत कोयले का दहन जो होता है यह किस राज्य में होता है। तो देखिए भूमिगत कोयले का दहन जो होता है ये आपका झारखंड में। ठीक है ना, झारखंड राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। प्राकृतिक रूप से कोयले के लिए विख्यात झरिया कोयला खान में पिछले 100 वर्षों से लगी भूमिगत आग झरिया शहर तक पहुँच गई है अब। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए कोयला को काला हीरा भी कहा जाता है, ब्लैक डायमंड कहा जाता है। ठीक है। कोयला अवसादी चट्टानों से प्राप्त होती है। कोयला की 4 किस्में हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ठीक है ना, सबसे उच्च कोटि का कोयला एंथ्रासाइट होता है और सबसे अगर हम बात करते हैं आपका सामान्य किस्म का मतलब तो बिटुमिनस है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बिहार के किस जिले में अबरख का भंडार है। किस जिले में अबरख का भंडार है। तो अबरख की भंडार जो है ये बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है और इसका आंसर गया दिया हुआ है, गया राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है ना फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखिएगा। गया करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सोने का सबसे ज़्यादा भंडार बिहार में जमुई में है, इसे आप ध्यान रखिएगा। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? सोन और गंगा का संगम जो होता है यह बिहार के किस जिला में होता है, बताएंगे? तो फ्रेंड्स ये आपके पटना में होता है ना, पटना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पटना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। कि दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं? दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदी ये आपके निकलती हैं कहाँ से? तो ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है, झारखंड से, इसको आप याद रखिएगा। और स्वर्ण रेखा नदी पर एक हुंडरू जलप्रपात है, कौन सा है? आपका हुंडरू जलप्रपात है, याद रखिएगा। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा कि बिहार का पहला रामसर स्थल जो है यह आपका कौन सा है? तो फ्रेंड्स यह कांवर लेक है, ठीक है ना, और यह बिहार के बेगूसराय में स्थित है, कांवर झील। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिला में स्थित है? ब्रह्मयोनी हिल्स जो है यह बिहार के किस जिला में स्थित है? तो फ्रेंड्स देखिए ब्रह्मयोनी हिल्स जो है ब्रह्मयोनी, प्रेतशिला, रामशिला, ठीक है ना, डुंगेश्वरी, ये सब आपके गया में है। ठीक है ना, ये गया में है। देखिए बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले आते हैं? ये बीपीएससी का क्वेश्चन था, दोनों पूछा जा चुका है। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर बिहार की किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो सबसे अधिक जो जिला है फ्रेंड्स ये आपका उत्तर पश्चिम जलवायु क्षेत्र में है। बिहार को 3 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है, उत्तर पश्चिम मैदान, उत्तर पूर्वी मैदान और दक्षिण मैदान में। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। और इसमें से आप देखेंगे तो उत्तर पश्चिम जो आपका कृषि जलवायु क्षेत्र है इसमें सबसे ज़्यादा जो है जिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो लगभग 100 प्रश्न हमने कराया है, ये सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट थे, आपने देखा भी है। बताइएगा सेशन कैसा लगा है फ्रेंड्स, लाइक करिएगा और इसको शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार से 4-5 वीडियो मैं आपको करवा दूंगा ज्योग्राफी का।